अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि दो ऐसे मुल्कों को इमेजिन करें जो एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हों, तो आपके जहन में ईरान, अमेरिका का नाम ज़रूर आएगा। Highest level of economic sanction. लेकिन कैसा लगेगा आपको ये सुन के कि किसी ज़माने में ये दोनों मुल्क बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे। Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability. और इतने अच्छे दोस्त के ईरान में जो सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे थे वो भी अमेरिका ने लगाए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतने अच्छे दोस्त इतने बड़े दुश्मन बन गए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ईरान अमेरिका रिलेशंस के बारे कि कैसे 1953 में CIA ने पहली बार एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ख़त्म किया और कैसे ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बिल्कुल बदल गए। was not an embassy. It was a CIA center. These and their terrorist allies constitute an axis of evil. हमारी कहानी शुरू होती है 1908 में, जब एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट जॉर्ज रेनॉल्ड्स ईरान की मस्जिद सुलेमान से ऑयल डिस्कवर करते हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल डिस्कवरी थी उस टाइम की। ब्रिटानिया इस ऑयल की इंपोर्टेंस से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए वो अगले ही साल 1909 में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी सेट करते हैं इस जगह पे, जिसे एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी का नाम दिया जाता है। अब ब्रिटिश यहाँ से तेल निकालकर दुनिया भर में बेचना शुरू कर देते हैं और टोटल प्रॉफिट का सिर्फ 16% ईरान को दिया जाता है, यानी 1 टन तेल के बदले में सिर्फ 4 पाउंड दिए जाते थे ईरान को और बाकी सारी की सारी अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाती थी। आने वाले सालों में ब्रिटिश इकोनॉमी को शिफ्ट कर दिया जाता है कोल से इस चीप ऑयल पे, जिससे एक तो वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट करती है और दूसरा वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल तो यहाँ तक कह देते हैं, Fortune brought us a prize from fairyland beyond our wildest dreams. दूसरी तरफ ईरान में ज़्यादातर लोग गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे थे और जब वो देखते हैं कि हमारे मुल्क से तेल निकालकर बरतानिया सुपर पावर बन रहा है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं, तो उनमें गुस्सा पैदा होता है। इसलिए बरतानिया को किसी भी तरह के पब्लिक रिएक्शन से बचने के लिए ईरान में एक ऐसा लीडर चाहिए था जो उसे सपोर्ट करता रहे, और ऐसा लीडर उसे मिलता है रज़ा शाह की सूरत में, जो वेस्टर्न कल्चर से बड़ा इंस्पायर होता है और मॉडर्नाइजेशन को भी बड़ा पसंद करता है। 1925 में रज़ा शाह जो पर्शियन मिलिट्री का कमांडर होता है वो ईरान का बादशाह बन जाता है और वहाँ अपनी सल्तनत कायम कर लेता है। बादशाह बनने के बाद रज़ा शाह 2 बड़े ब्लंडर्स करता है। एक तो वो ब्रिटिश को अलाउ कर देता है कि वो अगले 60 साल तक ईरान से तेल निकाल सकते हैं फ्रीली, यानी उन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, ना ही उनका कोई ऑडिट किया जाएगा। दूसरा ब्लंडर वो ये करता है कि 1936 में एक ऑर्डर जारी करता है कशफ हिजाब के नाम से, जिसमें औरतों के हर किस्म के हिजाब पहने और चादर लेने पर पाबंदी लगा देता है और मर्दों के भी ट्रेडिशनल ड्रेस को बैन कर दिया जाता है। इसके मुकाबले में यूरोपियन ड्रेस कोड को इनकरेज किया जाता है, यानी पूरा एक सेकुलर और वेस्टर्न कल्चर वहाँ प्रमोट किया जाता है इस दौर में। और इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुलिस को हायर किया जाता है, जो ये काम करती है कि जहाँ कहीं भी उन्हें औरतें नजर आती हैं हिजाब में तो वो ज़बरदस्ती उनका हिजाब उतरवा देती हैं। इसके बाद ज़्यादातर औरतें तो घरों से निकलना ही बंद कर देती हैं और कुछ तो इसकी वजह से सुसाइड भी कर लेती हैं। दूसरी तरफ ईरान की फेमिनिस्ट और वुमेन राइट एक्टिविस्ट इस ऑर्डर को बड़ा पसंद करती हैं और इस कशिफ हिजाब ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए अलग अलग सेमिनार्स अरेंज करती हैं। कहा जाता है कि इस ऑर्डर के ऑफिशियल डिक्लेरेशन की सेरेमनी में रज़ा शाह की बेगम और बेटियों को भी पहली बार वेस्टर्न ड्रेस कोड में देखा गया। ईरान के मजहबी रहनुमा शाह के इस ऑर्डर के बाद उसे यजीद से कंपेयर करते हैं और इस वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट और मुजाहरे होते हैं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। खैर, वक्त गुजरता जाता है और ईरान रॉयल डिक्टेटरशिप से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद 1951 में एक नेशनलिस्ट मोहम्मद मुसद्दिक ईरान के नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। मोहम्मद मुसद्दिक हमारी कहानी में बड़ी अहम शख्सियत है, क्योंकि इनकी वजह से आगे पूरे का पूरा ईरान बदलने वाला था। मोहम्मद मुसद्दिक ये काम करते हैं कि बरतानिया की एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी जो पिछले 40 साल से ईरान से तेल निकाल रही थी उसे नेशनलाइज कर देते हैं, यानी अब सारे ऑयल रिजर्व्स गवर्नमेंट के अंडर आ जाते हैं। उनके इस कारनामे की वजह से टाइम मैगजीन उन्हें मैन ऑफ द ईयर करार देती है 1952 में। अपनी बड़ी फेमस स्पीच में वो कहते हैं कि हमने बड़े लंबे अरसे तक फॉरेन कंट्रीज के साथ नेगोशिएशंस की कोशिश की, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला। अब हम अपने ऑयल रिजर्व से अपने लोगों को गुर्बत, बीमारी और बैकवर्डनेस से निकालेंगे और इस तरह वो ईरान की नेशनल हीरो बन जाते हैं। Iran's democratically elected Prime Minister Mohammad Mossadegh nationalizes the Iranian oil industry, previously controlled by the British. दूसरी तरफ ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए ये नेशनलाइजेशन एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि बरतानिया का सबसे बड़ा बिजनेस था उस टाइम ये दुनिया में। इसलिए पहले तो वो गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस करने की कोशिश करते हैं जो नाकाम रहती हैं। फिर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं और ईरान की ऑयल इंडस्ट्री पे सैंक्शंस भी लगाते हैं कि मोहम्मद मुसद्दिक प्रेशराइज होकर अपना ऑर्डर वापस ले ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। Mossadegh first made negotiations impossible.
then ordered the British staff to leave, defying the Hague court's ruling that there should be no change. बरतानिया जब ईरानियन ऑयल पे कब्जा करने में नाकाम हो जाता है तो फिर वो यूएस गवर्नमेंट को अप्रोच करता है कि अमेरिका भी इसमें असिस्ट करे और मोहम्मद मुसद्दक की गवर्नमेंट गिराने में उनकी मदद करे। पहले तो अमेरिका ऐसा करने से इनकार कर देता है, लेकिन 1953 में जब अमेरिका में गवर्नमेंट बदलती है तो दोनों इस प्लान पे राजी हो जाते हैं और ये तय पाता है कि मोहम्मद मुसद्दक की गवर्नमेंट को कू यानी बगावत के जरिए हटाया जाएगा, जिसे अमेरिका ऑपरेशन एजैक्स और बरतानिया ऑपरेशन बूट का नाम देते हैं। इस बगावत में अब लोगों को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक तरफ होते हैं शाह के सपोर्टर्स और दूसरी तरफ होते हैं मोहम्मद मुसद्दक के सपोर्टर्स। CIA वहाँ पेड प्रोटेस्ट करवाती है शाह की सपोर्ट में और मुसद्दक के अगेंस्ट। ईरानियन मिलिट्री के हेड जनरल फजलुल्लाह ज़हीदी टैंक्स और प्रोटेस्टर्स को लेकर मोहम्मद मुसद्दक के घर पहुंच जाते हैं और फाइनली मोहम्मद मुसद्दक और उसकी कैबिनेट को सरेंडर करना पड़ता है। जनरल फजलुल्लाह ज़हीदी ईरान के नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और अमेरिका शाह को भी दोबारा इक़्तिदार में ले आता है, जहां वो उसको मज़ीद पावर्स देकर ईरान का हेड बना देता है। ये पहला मौका था जब एक न्यूली फॉर्म्ड CIA ने किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराया था। मोहम्मद मुसद्दक को 3 साल के लिए कैद और फिर जिंदगी भर के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। मुसद्दक के जाने के बाद ईरान दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रॉयल डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वहाँ दोबारा सल्तनत कायम हो जाती है और इस सल्तनत का किंग होता है रज़ा शाह का बेटा मोहम्मद रज़ा पहलवी, जो अपने बाप की तरह अमेरिका का बड़ा स्ट्रॉन्ग अलाय होता है। 2013 में अमेरिका ने कुछ डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई किए थे कि कैसे उन्होंने 1953 में ईरान में बगावत करवाई थी US फॉरेन पॉलिसी मानकर, और इसके बाद भी ईरान की पार्लियामेंट ने भी एक बिल पास किया था अमेरिका पे मुकदमा करने के लिए कि उन्होंने 1953 में ईरान में क्यों बगावत करवाई। इस बगावत के बाद ईरानियन ऑयल दोबारा ब्रिटिश के कब्जे में आ जाता है और अब इसका नाम एंग्लो ईरानियन से बदलकर ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी रख दिया जाता है। 1957 में US गवर्नमेंट की मदद से शाह एक सीक्रेट पुलिस बनाता है सवाक के नाम से, जिसे CIA की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है। सवाक ये काम करती है कि जो शख्स भी शाह के खिलाफ बोलता है या तो उसे मार दिया जाता है या उस पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता है। हर गुजरते दिन के साथ ईरानी लोगों में इस जुल्म और US इंटरफेरेंस के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। दूसरी तरफ शाह और अमेरिका के बीच रिलेशंस और क्लोज हो रहे थे, यहाँ तक कि अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी सप्लाई करना शुरू कर देता है। 1963 में शाह व्हाइट रेवोल्यूशन अनाउंस करता है और वो भी अपने बाप की तरह वेस्टर्न पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। इस व्हाइट रेवोल्यूशन के खिलाफ एक प्रोमिनेंट मजहबी रहनुमा रूहुल्लाह खुमैनी रहबर के तौर पे सामने आते हैं, जो सेकुलर और लिबरल ईरान के ओपोजिशन में खड़े होते हैं। रूहुल्लाह खुमैनी अपने लेक्चर्स में शाह और अमेरिका पे कड़ी तनकीद करते हैं और वो विलायत फ़क़ीह कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि मुल्क के जितने भी कवानीन हैं वो शरिया के तहत बनाए जाएँ और शरिया को सबसे बेहतर चूँकि एक मुस्लिम जूरिस्ट या फ़क़ीह ही समझता है, इसलिए मुल्क का सरबराह भी एक फ़क़ीह को होना चाहिए ताकि मुल्क से इनजस्टिस, करप्शन, एंटी इस्लाम इन्फ्लुएंस और फॉरेन पावर्स की इंटरफेरेंस को ख़त्म किया जा सके। इस विलायत फ़क़ीह कॉन्सेप्ट को ईरान के लोग तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन शाह को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए पहले तो वो रूहुल्लाह खुमैनी को अरेस्ट करते हैं और फिर 14 साल के लिए जिला वतन कर देते हैं। इन 14 सालों में रूहुल्लाह खुमैनी पहले तुर्की, फिर इराक और फिर फ्रांस में रहते हैं। एग्जाइल के दौरान खुमैनी लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाते रहते हैं, जिसमें शाह को वो यहूदी एजेंट और अमेरिका का टाउट कहते हैं और इन लेक्चर्स की हज़ारों कैसेट्स ईरान में बिकती हैं। 1970s में तो खुमैनी इतने पॉपुलर हो गए ईरान में कि उनके बारे में कुछ रूमर्स मशहूर होने लगे। एक ये कि इमाम मूसा काजिम ने अपने ज़माने में कहा था कि कौम से कोई शख्स उठेगा जो लोगों को सही रास्ते की तरफ बुलाएगा। अब लोग खुमैनी को उसी शख्स से कंपेयर करने लगे। दूसरा रूमर ये चला कि फुल मून में खुमैनी का चेहरा नजर आता है और हज़ारों लोगों ने ये मंजर देखा है। इस इवेंट को बाकायदा लाखों लोगों ने सेलिब्रेट भी किया। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता। हज़ारों किलोमीटर दूर पेरिस में बैठे खुमैनी लोगों को चार्ज करते रहे कि आप इस जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ अपने प्रोटेस्ट जारी रखें और किसी सूरत भी कंप्रोमाइज़ ना करें। सालों से जिस सोसाइटी पे तशद्दुद हो रहा था, खुमैनी ने एग्जाइल में बैठ के उस हजूम को एक कौम बना दिया था। ये तो तय पा चुका था कि शाह की गवर्नमेंट अब जाने वाली है, लेकिन सवाल था कि कब। जनवरी 1979 में शाह, जिसे अपनी गवर्नमेंट जाती नज़र आ रही थी, वो मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने अमेरिका चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। इसके 2 हफ्ते बाद ही फरवरी 1979 में खुमैनी की एंट्री होती है ईरान में एक फातिहा के तौर पे, जहां लाखों लोग उसका इस्तकबाल करते हैं। He returned to Iran from Paris in February 1979 and was greeted like a messiah. His return would give the revolution the final push it needed. जो वादा खुमैनी ने ईरानी लोगों के साथ किया था, अब उसे पूरा करने का टाइम था, यानी इस्लामिक स्टेट का क़याम। और इसके लिए खुमैनी सबसे पहले नेशन वाइड रेफरेंडम करवाते हैं, जिसमें एक बड़ा सिंपल सवाल लोगों के सामने रखा जाता है कि क्या ईरान को इस्लामिक स्टेट होना चाहिए या नहीं। 98% लोग हाँ में जवाब देते हैं। अगले स्टेप में नई असेंबली बनाई जाती है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के नाम से।
इसमें 72 मेंबर्स होते हैं और इन 72 में से 55 उलमा होते हैं। ये असेंबली रूहुल्लाह खुमैनी को लाइफ टाइम के लिए अपना सुप्रीम लीडर बना लेती है और एक नया इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करती है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में सोसाइटी को रीशेप किया जाता है, क्योंकि इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले ईरान काफ़ी हद तक लिबरल हो चुका था, यानी वहाँ लिबास, म्यूज़िक, कॉलेज सिलेबस सब वेस्टर्न कल्चर से कॉपी किया गया था। 2 साल के लिए यूनिवर्सिटीज़ को बंद रखा जाता है और इस दौरान पूरे का पूरा सिलेबस बदल दिया जाता है। 20,000 टीचर्स को फायर कर दिया जाता है क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर को इनकरेज करते थे। मुल्क का नाम इंपीरियल स्टेट ऑफ ईरान से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कर दिया जाता है। ईरान के लिबरल्स इस इस्लामिक रेवोल्यूशन के बड़े खिलाफ थे, इसलिए अब उन पर क्रैकडाउन करने का टाइम था और इसके लिए खुमैनी को आर्मी पे बिल्कुल यकीन नहीं था, क्योंकि आर्मी पहले ही 1953 में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा चुकी थी। तो अब इसके लिए एक नई मिलिट्री कायम की जाती है जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कहा जाता है। इस इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और जुडिशरी के जरिए लिबरल्स और वो लोग जो इस इस्लामिक रेवोल्यूशन के खिलाफ थे उन पर क्रैकडाउन किया गया और एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 लोगों को इसमें सजाए मौत दी गई। इसके अलावा मॉरल पुलिस बनाई गई जो शरिया को इम्प्लीमेंट करवाती थी, यानी औरतों को हिजाब पहनने और मर्दों को दाढ़ी रखने की तरगीब देती थी। इस इस्लामिक रेवोल्यूशन के दौरान एक बड़ा अहम वाक़या होता है नवंबर 1979 को, जब तेहरान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूएस एम्बेसी पे अटैक करते हैं और वहाँ 52 डिप्लोमेट्स और एम्प्लॉयज़ को यरगमाल बना लेते हैं। स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि ये कोई एम्बेसी नहीं बल्कि एक CIA का सेंटर था। Here was not an embassy. It was a CIA center. This was a den of espionage, where they were plotting against the Iranian people. और वो ये डिमांड करते हैं कि शाह रज़ा पहलवी जो इतने साल ईरान के लोगों पे जुल्म करने के बाद अब अमेरिका भाग चुका था, उसे ईरान के हवाले किया जाए ताकि उसे उसके जुराइम की सज़ा दी जा सके। To return Shah to Iran and to expect as a price. अमेरिका अपने होस्टेजेस को छुड़वाने की बड़ी कोशिशें करता है। पहले तो वो नेगोशिएशंस करता है ईरान के साथ, फिर मिलिट्री इंटरवेंशन और फिर इसके बाद इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर ईरान को प्रेशराइज करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। I am ordering that we discontinue purchasing of any oil from Iran. ये होस्टेज क्राइसिस अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस था। इतने लंबे अरसे से अमेरिका ईरान की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में इन्वॉल्वमेंट कर रहा था। एक्चुअल में होस्टेज क्राइसिस उसी का एक रिएक्शन था। फाइनली बड़ी लंबी नेगोशिएशंस के बाद 1981 में 444 दिन के बाद इन होस्टेजेस को छोड़ दिया जाता है, लेकिन अमेरिका और ईरान के रिलेशंस बहुत ख़राब हो जाते हैं। इसी दौरान 1980 को सद्दाम हुसैन भी ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर देता है। जवाब में ईरान भी रिटेलिएट करता है और दोनों मुल्कों में जंग शुरू हो जाती है। जैसे ही ईरान की पोजीशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग होने लगती है तो अमेरिका इराक की साइड पे चला जाता है और सद्दाम हुसैन के साथ मिलकर ईरान पे हमले करता है। 8 साल तक जारी रहने वाली इस इराक ईरान जंग में तकरीबन 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इस दौरान अमेरिका ईरान का भी कई बार आपस में आमना सामना होता है। जैसे 1983 को ईरान बैक्ड एक मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह ने यूएस की एम्बेसी पे अटैक किया था बेरूत में, जिसमें 241 अमेरिकन की मौत हो गई थी। इस तरह 1988 में अमेरिका ने भी एक पैसेंजर प्लेन को निशाना बनाया था ईरान में, जिसमें 290 सिविलियंस की मौत हो गई थी। तो इस तरह इस जंग के दौरान इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी ख़राब होते जाते हैं। इस इराक ईरान जंग के दौरान अमेरिका इराक को बहुत सारे केमिकल वेपन्स भी देता है, जिसकी वजह से ईरान में डेथ टोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यही वो टाइम था जब ईरान भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने का फैसला करता है। इसीलिए 1995 में पहली बार अमेरिका ईरान पे बाकायदा तौर पे सैंक्शंस लगाता है और इसकी वजह वो ये बताता है कि एक तो ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा है और दूसरा वो मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे हमास, हिजबुल्लाह और पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद को सपोर्ट करता है। इसलिए अमेरिका भी ईरान में किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और ना ही दोनों मुल्कों में कोई ट्रेड होगी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अक्सर बड़ी चर्चा रहती है। ईरान ने 1990s में जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि वो पीसफुल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, यानी वो यूरेनियम को 10% से कम इनरिच करेंगे और ये इतनी कम इनरिचमेंट है कि इससे सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी ही हासिल की जा सकती है बिजली वगैरह बनाने के लिए, लेकिन न्यूक्लियर वेपन नहीं बन सकता। और न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आपको इसे 80% से ज़्यादा इनरिच करना पड़ता है। लेकिन अमेरिका और इसराइल अक्सर ये कहते हैं कि ईरान बहुत बड़े पैमाने पर यूरेनियम को इनरिच कर रहा है। इसीलिए 2015 में दुनिया के बड़े मुल्कों ने ईरान के साथ मिलकर एक न्यूक्लियर डील साइन की थी, जिसमें यह तय हुआ था कि ईरान यूरेनियम को सिर्फ 3.67% ही इनरिच करेगा और ईरान पे जितनी सैंक्शंस लगी हैं वो हटा दी जाएंगी, जिससे ईरान इकोनॉमिकली ग्रो करेगा। अब ये डील तय होने के बाद 2018 में अमेरिका इस डील से अलग हो जाता है और ईरान पे मजीद पाबंदियां लगा देता है, जिसके बाद दोनों में हालात और ख़राब हो जाते हैं। Will be instituting the highest level of economic sanction.
उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।